ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को मकर कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर, उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि मैं बात करूं, तो पहली बात यह जानिए कि शनि की साढ़े साती और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की साढ़े साती कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। धनु लग्न राशि वालों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे 2021 में। सबसे पहले देखा जाए कि जो आपके ऊपर जो काल सर्प का प्रभाव रहने वाला है इस वर्ष के प्रारंभ में, वो छठे भाव से और द्वादश भाव से रहेगा। छठे भाव में राहु रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत और केतु रहेंगे द्वादश में। पूरे वर्ष पर्यंत काल सर्प का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में रहेगा। उसके बाद मंगल जो है वो बाहर हो जाएंगे। बाकी ग्रह तो लगभग आधा वर्ष गुजर जाएगा काल सर्प के प्रभाव से निकलने में। अगर आपकी जो लग्न है, लग्न के अलावा अगर चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा भी धनु राशि में बैठे हैं, तो आपकी चंद्र से धनु राशि होगी और ऐसी स्थिति में शनि के साढ़े साती का अंतिम भाग, अंतिम चरण पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है, तो उसके अंतिम चरण के प्रभाव में रहेंगे। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए कैरियर, फाइनेंस, स्वास्थ्य के मामले में, प्रेम संबंध, दाम्पत्य सुख इत्यादि के बारे में, और अन्य कुछ बातें जो हैं और क्या सावधानी और उपचार इस वर्ष रखनी चाहिए आपको। सबसे पहले कैरियर फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए। वर्ष का जो प्रारंभ है वो काफ़ी शुभता लिया हुआ है, बेहद शुभता लिया हुआ है। भाग्य प्रबल है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति है, दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर के। तो इसका परिणाम यह होगा कि कैरियर में कुछ बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं। पद प्रतिष्ठा में वर्ष का जो प्रारंभिक तिमाही अगर मैं कहूँ तो उसमें कुछ अच्छी उन्नति, कुछ अच्छे शुभ समाचार और वृद्धि के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो वर्ष है लगभग, अगर इसका सारांश निकाला जाएगा तो धन की अच्छी बचत करने में आप समर्थ होंगे। धन की बचत येन केन प्रकारेण होने वाली है। सुदूर से, यात्राओं से, बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, जो लोग बौद्धिक कार्यों में हैं, उनके लिए विशेष उपलब्धि का वर्ष है यह। वो कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, किसी बड़े पद प्रतिष्ठा, कुछ ख्याति, कुछ न कुछ शुभता लिया हुआ यह वर्ष दिखाई दे रहा है, जिसमें वर्ष का प्रारंभ ही जबरदस्त रूप से बना हुआ है आपके लिए। तो यह एक वर्ष करियर के, जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए वर्ष का प्रारंभिक हिस्सा, प्रारंभिक पहली तिमाही जनवरी से लेकर मार्च तक, और पुनः
अंतिम तिमाही यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो हिस्सा है वो बेहद लाभप्रद है। तो बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा अस्थिरता लिए हुए है। तो नौ जो व्यापारी वर्ग है उनको चाहिए, धनु लग्न अगर आपकी है, कि वर्ष के मध्य हिस्से में यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, मोटा मोटे भी बता रहा हूँ, बाकी तो जब मासिक राशिफल की चर्चा करूँगा तो हो सकता है उसमें महीनों में योग बने, लेकिन अभी जो एक एक सारे सितारों की स्थिति को देखा जा रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस दौरान नए कार्य व्यापार या कहीं एक्सपेंस करने में, कहीं एक्सपेंड करने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है और जो अंतिम हिस्सा है वह बेहद लाभकारी दिखाई दे रहा है। इसमें आप अपना कोई नया कार्य व्यापार को प्रारंभ करना चाहते हैं करिए, कोई नए अनुबंध को करना चाहते हैं करिए, और अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, विस्तार देना चाह रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी शुभता लिया हुआ समय है। आय जो है वो निरंतर बनी रहेगी, आय में कॉन्टिन्यूटी रहेगी, चाहे स्थान परिवर्तन हो तो स्थान परिवर्तन का योग आपके मध्य भाग में बनेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ भी आय में निरंतरता बनी रहेगी। और शुभ सूचनाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि कार्य व्यापार से संबंधित चाहे नौकरी से संबंधित वर्ष का प्रारंभिक भाग तो बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ नई सफलता लेकर के आपके लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। धन जो खर्च होगा वो शुभ कार्यों में धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं लाभकारी होंगी। एक चीज़ और बढ़िया है, जो विचार हैं वो अच्छे रहेंगे। कुछ एक दो राशिफल में मैंने बोला है कि भाई धन कमाने के लिए जो है आप गलत रास्तों को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़े दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे कि चाहे कम आय हो, चाहे कुछ सेक्रीफाइस हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे से कोई गलती ना हो। जो जो बौद्धिक क्षमता है वो स्पिरिचुअलिटी लिए रहेगी। लाभ बचत के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें सात्विकता का पुट रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं आप जो है वो आपका जो भाव है वो पवित्र रहेगा। अच्छी सोच के साथ आप बचत करने के लिए प्रयास, धन की जो लालसा है वो नियंत्रित रहेगी। अनियंत्रित लालसा जो है वो लालच को जन्म देती है, तो वो चीज़ नहीं होगा, बल्कि आप बेहतर तरीके से अपने काम को करेंगे और सेविंग के लिए आपकी जो विचार है वो शुभता लिया हुआ रहेगा। अब वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात कर लिया जाए, उस दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य रूप लिया हुआ है। पुनः पहला महीना, अब तो मासिक में जाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा आपको हर महीने, लेकिन वर्ष का जो पहला महीना वो लाभकारी है। और विवाह शादी करने के लिए थोड़ा सा अप्रैल से लेकर के करीब जून तक का टाइम फेवर करेगा, और फिर नवंबर के बाद का टाइम, उससे पहले का टाइम बहुत फेवरेबल नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए सामान्य वर्ष है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं उनके लिए अप्रैल से जून का समय लगभग, और फिर नवंबर के बाद का समय जो है वो विवाह का योग आपके लिए बनाएगा अगर अविवाहित हैं तो। दाम्पत्य जो सुख है, अगर देखिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, कई लोग केवल राशिफल के आधार पर पूरी चीज़ों का निर्धारण करने लगते हैं। तो वो चीज़ नहीं करके, अगर आपकी कुंडली आप लोगों की मैच नहीं कर रही है, पति पत्नी की जन्म कुंडली ही दूषित है, तब तो अलग बात है। लेकिन तब भी इस वर्ष किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके दाम्पत्य सुख के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्थितियां थोड़ी बेहतर रहेंगी, सामान्य रहेंगी। और जैसा मैंने कहा कि विवाह इत्यादि के लिए और प्रेम संबंधों के लिए भी यह जो वर्ष है वो सामान्य रहने वाला है, बहुत उतार चढ़ाव यह वर्ष नहीं देगा। इसके साथ साथ यदि संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो संपत्ति खरीदने के लिए बहुत अनुकूल समय इसको नहीं कहा जा सकता। बेचने के लिए ठीक है, लेकिन निवेश के लिए कोई बहुत अच्छा वर्ष यह नहीं दिखाई दे रहा है। आपको निवेश जो है से थोड़ा सा बल्कि बचने की ही सलाह दूंगा, कोई बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला यह वर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा शनि और गुरु दोनों का प्रभाव जो है वो अष्टम भाव पर पड़ेगा एक साथ, तो पेट से संबंधित समस्या जो है वो परेशान कर सकती है आपको। तो जिनको पेट संबंधी समस्या पहले से, वो थोड़ा विशेष अपना ध्यान रखें, क्योंकि वो सेक्शन केवल आपको बहुत परेशान करेगा। बाकी और अन्य कोई बहुत अधिक राहु भी छठे में है, छठे में राहु थोड़ा सा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इन सब प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। शनि की भी दृष्टि जाएगी, तो कुल मिलाकर जो सारांश है वो कहीं ना कहीं पेट वाले हिस्से को ही दिखा रहा है कि पेट के हिस्से में कुछ ना कुछ समस्या। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके हृदय स्थान पर पड़ेगी, तो हृदय रोगियों के लिए भी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। माता के सेहत के लिए, क्योंकि गुरु भी नीच राशि में रहेंगे, तो माता के सेहत के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। और पारिवारिक सुख में कहीं परिवार के लोगों से, परिवार के अन्य सदस्यों से जो है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ मानसिक अशांति, कुछ उदासीपन,
कुछ जो है वो उनके प्रति रुचि में कमी या कहीं न कहीं कुछ वैचारिक मतभेद, या सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि कहीं एक 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 मतलब एक दुख का वातावरण जो है वो कहीं न कहीं आप दुखी होंगे, अपने घर वालों के व्यवहार से आप दुखी हो सकते हैं, पारिवारिक सुख में कुछ कमी की अनुभूति आप जो है वो इस वर्ष करेंगे। अब इसके साथ साथ शिक्षा की बात किया जाए, शिक्षा के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। वर्ष का प्रारंभ भी अच्छा है और वर्ष का लगभग पूरा मध्य भाग तक बहुत बढ़िया जो है वो आपके लिए शिक्षा का योग यह वर्ष बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। बौद्धिक क्षमता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ी बढ़िया है, तो उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ेगा। और विशेष करके अगर तकनीकी के क्षेत्र में कुछ आपकी शिक्षा है, लॉ के क्षेत्र में है, सोशल स्टडीज़ में जो लोग हैं, ह्यूमैनिटी में हैं, उनके लिए या साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। कुछ बहुत बेहतर आप जो है वो कर पाने में समर्थ होंगे। संतान के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष सामान्य से बेहतर है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य और सामान्य से बेहतर परिणाम देने वाला है। तो प्रयास करें, किसी अशुभ ग्रह की छाया इस वर्ष नहीं है, इस कारण सफलता मिल सकती है। और इसके साथ साथ संतान से सुख की अनुभूति भी होगी। एक चीज़ जो इस वर्ष में ध्यान आपको रखना है वो रखना है कि शत्रुता किसी से ना करें। अनावश्यक के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे तो वैसे ही लोग उत्पन्न होंगे, कुछ ईर्ष्या करने वाले, कुछ जलन करने वाले, कुछ आपके प्रति वैमनस्य रखने वाले लोग अनायास उत्पन्न होंगे। आपकी अनायास लोग आपके बारे में कुछ न कुछ वक्तव्य दे देंगे। तो थोड़ा सा अपने आप पर भी नियंत्रण रखिए और खुद भी विवाद से बचिए, किसी विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि गंदे लोग टकराएंगे, ऐसे लोग टकराएंगे जिनके विचार बहुत दूषित होंगे, तो आप उनसे मानसिक रूप से नहीं उलझ पाएंगे। तो शत्रुता से खुद भी बचिए और जितना हो सके अपने काम को करते समय थोड़ा सा रिजर्वनेस बनाए रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पोलाइट और सोशल होने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा आपको आप नज़रों में आएंगे लोगों के, और आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति उस कारण से मिलेगी। तो काम करिए, अच्छे भाव से काम करिए, किसी का नुकसान नहीं करना है, लेकिन थोड़ा लोगों की नज़रों में कम आए और बहुत ज़्यादा सोशल होने का प्रयास इस वर्ष ना करें, क्योंकि उससे लोग ईर्ष्या करेंगे और आपको कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक आघात या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष में अगर मैं उपचार की बात करूं, आपके लिए क्या सावधानी रखें, क्या उपचार करें, तो सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ से ही इस वर्ष दीन दुखियों की सेवा का संकल्प लें। जैसा मैंने कहा कि सोशल वर्क में बहुत हाईलाइट नहीं होना है, लेकिन अपने स्तर पर जो कमज़ोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी मदद बिना ढिढोरा पीटे करिए। कई लोग एक कंबल चढ़ा के और 20 जगह फ़ोटो डालते हैं एक आदमी को दे करके, उस तरह से नहीं करना है। गुप्त दान कर दीजिए, लेकिन मदद करिए, क्योंकि शनि दूसरे भाव में है, उनसे बड़ा लाभ हो सकता है, बहुत प्राप्तियां हो सकती हैं। तो दीन दुखियों की सेवा बिना दिखावे के जितना हो सके करने का प्रयास करिए और नए वर्ष में आप संकल्प लीजिए। उसके साथ साथ शनि संबंधी थोड़ा दान भी करिए, तो दीन दुखियों की सेवा अपने आप दान हो जाएगी। थोड़ा शनि संबंधी, जो शनि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लोहा है, उड़द है, काली तिल है, सरसों का तेल है, कंबल है, इन सब चीज़ों का दान जो है वो, काला कंबल, वैसे तो कंबल राहु का भी प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन केतु का भी करता है, मल्टीपल कलर का जो होता है, लेकिन काला ऊन, काली साल, काले कपड़े, इसका दान जो है नववर्ष में कर दीजिए प्रारंभ में। शनि देव को थोड़ा प्रसन्नता के लिए उनके तैलाभिषेक वगैरह करा दीजिएगा यदा कदा। 7.5 का अंतिम भाग है, तो कुछ उनका आशीर्वाद मिले, कुछ आपको ब्लेसिंग मिले। और उसके साथ साथ सूर्य की नियमित आराधना करिए, सूर्य को आप साधिए, सूर्य देव की नियमित आराधना करिए, उससे जो है आपका यह वर्ष और बेहतर परिणाम देने वाला बन जाएगा। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।